तो आज 19 जुलाई के एडिटोरियल डिस्कशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, आज हम मोस्टली 3 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया और फ्रांस का रिलेशन, जो अभी इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विज़िट किए थे पेरिस में, जो उसी विज़िट पे क्या क्या बातें निकल के आई और इंडिया और फ्रांस से क्या रिलेशन हमारा क्या इन्हेंस होगा, इस पे बातें होंगी। ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, बट ठीक है, वो रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें। और अगला ये है कि जीएम मस्टर्ड जो क्रॉप जो बहुत पहले न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, वो अभी उसका ट्रायल ही चल रहा है, अभी तक वो पूरा फाइनल निकला नहीं है, तो उस पर बात करेंगे हम। फिर एक ईडी की पावर के बारे में, जो ईडी का क्लैश होता है डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ, उस पर बात करेंगे। ठीक, बाकी के 2 जो आर्टिकल हैं वो आपके बहुत इजी आर्टिकल हैं, उसको आप रीड कर लेंगे तो सही रहेगा। देखिए, इसमें क्या है कि जब भी मैं आर्टिकल आपको बताऊं आप 2x करके सुन लीजिए, ठीक है, बट इसको आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। मैं आपको बस जिस्ट बताऊंगा, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी आपको खुद से इसमें रीड करना पड़ेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज टिकिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि स्टार्ट होता है 1998 में, जब पोखरण में इंडिया जो है, जो अपना पोखरण में आपको पता ही है कि न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया किया था, उस टाइम पे कितने सारे एजिटेशन बाकी जो कंट्री थी वो की थी। इसमें क्या था कि जो P5 कंट्रीज हैं उसमें आपका फ्रांस भी आता है। ठीक है, तो जब फ्रांस आता है तो फ्रांस भी इसमें एजिटेट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ था कि फ्रांस इसमें इंडिया को इंडिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाया था यूएसए, उस चीज़ को फ्रांस सपोर्ट नहीं किया था, मतलब वो बाहर निकल गया था उस पर सैंक्शन वाली चीज़ों से। ये बात आपकी उस टाइम पे जैक्स चिराक जो थे वो इस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट थे, और उसके कुछ दिन पहले जैसे कि 26 जनवरी को 1998 को ये रिपब्लिक डे के परेड में ये दिल्ली आए थे चिराक, और उसी के कुछ टाइम के बाद से ही आपका जो ये पोखरण में टेस्ट हुआ था मई में, तो ये सैंक्शन की बातें चली थी। तो जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम और रसिया अपने सैंक्शन वाली चीज़ों से हटे थे, उसी तरह से फ्रांस भी यूएसए के सैंक्शन वाली चीज़ों को सपोर्ट नहीं दिखाया था। तो ये क्या दिखाता था, ये दिखाता था कि उस टाइम पे भी जो फ्रांस था वो हमसे कितना अच्छा उसका रिलेशन था, कि वो सैंक्शन वाली चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया, मतलब इंडिया पे जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन लग रहे थे उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि ये बार बार हम लोग का जो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो ये नेशनल डे परेड होता है, उसमें ये दोनों कंट्री के जो लीडर्स डिप्लोमेट्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि चिराग खुद 2 बार गेस्ट बन चुके थे। उसके बाद से आपके अलग अलग लोग जैसे कि सरकोजी थे, उसके बाद से हॉलैंड फ्रांकोइस हॉलैंड थे 2016 में, तो इन लोग ने पार्टिसिपेट किया था। फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2009 में पार्टिसिपेट किया था, और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं सेकेंड ऐसे हुए हैं जो बेस्टाइल डे के परेड में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों कंट्री के बीच में कितना बढ़िया रिलेशन चल रहा है, टाइज चल रहा है, कि दोनों कंट्री के जो जो मतलब हायर अथॉरिटीज़ है वो इनके स्पेशल डे जो होता है दोनों कंट्री के, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अगला ये बताया जा रहा है कि इसमें कि हम लोग डिफेंस का परचेज़ जो है वो फ्रांस से करते हैं। वो हमारा जो उस टाइम पे जैसे कि जब इंडिया जो डिफेंस में धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, उस टाइम पे फ्रांस इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, हम लोग उस परचेस करना फ्रांस से स्टार्ट किया। फिर राफेल हम लोग फ्रांस से ही लेते हैं। ठीक है, दोनों कंट्री जो होती है वो 3 पिलर को सपोर्ट करती है इन द रिलेशनशिप। नॉन इंटरफेरेंस होगा, दोनों कंट्री एक दूसरे के पर्सनल मुद्दे में कभी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इंटरनल अफेयर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर उसके बाद से इन लोग की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, कभी भी कोई इन दोनों कंट्री के बीच में अपने डिसीजन लेने की खुद की ऑटोनॉमी है, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा। उसके बाद से ये चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको इसमें बात करेंगे कि ये ऑटोनॉमी पे जो ये बात किए थे चार्ल्स डी गॉल के बारे, उसके बाद से जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो नॉन अलाइनमेंट की बात किए थे, तो ये दोनों कंट्री एक दूसरे के इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। ठीक है, उस देखिए 1998 में जब ये ऑकवर्डनेस वाली सिचुएशन आई थी जब फ्रांस के ऊपर कि वो उस चीज़ को सपोर्ट करे सैंक्शन को कि ना करे, तो उस टाइम पे जो फ्रांस था, फ्रांस के जो चिराग दो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यही कदम उठाया कि इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे भी उस सिचुएशन में भी इंडिया को उन्होंने बचाया था। प्लस जब 1975 में इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे, उसके बाद भी 6 महीने के बाद भी इनका विज़िट था, तो भी वो इस इमरजेंसी के बाद भी वो इंडिया में विज़िट किए थे। ठीक है, प्लस अभी देखते हैं कि हम लोग
उस इमरजेंसी के अभी वो चल ही रहा था, वो अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ था, सस्पेंड नहीं हुआ था, उसके बाद भी ये वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो विज़िट किए थे इंडिया में। फिर उसके बाद से फ्रांस जो है वो होस्ट किया था पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन ऐसा था कि जब आपका यूएस और अरब के बीच में वॉर हो रहा था, यौम किपुर वॉर जो था, उस टाइम पे जो पूरे डेवलपिंग कंट्री में जो जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, उस सिचुएशन पे बात करने के लिए ये मीटिंग की गई थी, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसमें उसके बाद से आप देखेंगे कि जब दिल्ली में आए थे चिराग जो प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया के रोल के बारे में बात किए थे कि कैसे इंडिया और फ्रांस जो है वो एक साथ मिलकर काम करेगा। इंडिया देखिए, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो जो सेक्टर हैं उस पे इंडिया और फ्रांस का रिलेशन चलता है। 2006 में चिराग वापस से दिल्ली आए थे और वो बात किए थे कि सिविल न्यूक्लियर डील, देखिए जब 2008 में इंडिया को वेबर मिला था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से, क्योंकि देखिए सैंक्शन जब लग गया था, यूएसए लगा दिया था, उसके बाद से इंडिया को ये न्यूक्लियर परचेस की अथॉरिटी नहीं मिली थी, जबकि इंडिया चाहता था कि उस न्यूक्लियर चीज़ों को का यूज़ अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में करेगा, फिर भी नहीं मिलता था इंडिया को वेबर। लेकिन यूएसए उसको वेबर दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर तो नहीं बनाया, बट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी जो ग्रुप था उसके थ्रू वेबर दिया। उस वेबर मिलने के बाद से यूएसए नहीं, जबकि फ्रांस ही पहला ऐसा कंट्री बना था जो साइन किया था इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है। उसके बाद से चिराग ने अपनी बुक में ये लिखा था, जो उनकी बुक थी माई लाइफ इन पॉलिटिक्स, उस बुक में इन्होंने बताया था कि यूथफुल लव एंड पैसन फॉर इंडिया एंड टीनेज अटेम्प्ट एंड लर्निंग संस्कृत सेड दैट फॉर हिम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वॉज अ मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द प्राइमरी रोल दैट इंडिया बाय रीजन ऑफ इट्स हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक चॉइसेस, अटैचमेंट टू सेकुलरिज्म, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल्स, लैंग्वेज एंड कल्चर्स। मतलब इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही थी अपने बुक में माई लाइफ इन पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद से लास्ट वीक जब पीएम मोदी जो विज़िट किए थे, उस विजिट के बारे में वहाँ पे जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने पॉइंट किया था कि हम लोग जैसे कि इतने सारे वॉयलेंट चल रहे हैं फ्रांस में, जैसे फ्रांस में आपको पता ही है कि जो अभी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ का जो वॉयलेंट चल रहा था, जो वो शॉट किया गया था एक पर्सन को जो टीनेजर था, तो उसके लिए जो अब वायलेंस वहाँ पे चल रहा था, उसके बाद भी जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो विज़िट किए थे फ्रांस में। फिर उसके बाद से यूरोपियन पार्लियामेंट में जो मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है मेती ट्राइब वाला, उसके खिलाफ जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आपका जो रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो पास हुआ था, वो होने के दिन ही नरेंद्र मोदी वहाँ पे विजिट किए थे, लेकिन फ्रांस उस पर कोई अपना एक्शन नहीं दिखाया था कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि जो फ्रांस है वो रिस्पेक्ट करता है इंडिया की ऑटोनॉमी को, इंडिया के इंटरनल मैटर को, इसलिए वो इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहा। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख रही है, दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रही है, नॉन इंटरफेरेंस वाली चीज़ों पॉलिसी को फॉलो कर रही है। फिर अगला यूक्रेन वॉर, देखिए यूक्रेन वॉर का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें इंडिया जब एब्सटेन किया था तो उसमें फ्रांस का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आया था कि जैसे इंडिया के खिलाफ हो। तो फिर हम देखें कि ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है साउथ अफ्रीका में, उसमें मैक्रोन जो है अपना प्रपोज किए हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद से अगर उनको मौका मिलता है तो फिर वही चीज़ें हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि जैसे नाटो प्लस का मेंबर बनाने के लिए यूएसए जैसे इंडिया को नाटो प्लस मेंबर बनाने का प्रपोज किया था, जिसमें जयशंकर प्रसाद वो इस चीज़ को ठुकरा दिए ये बोल के कि ये इंडिया के लिए कंपैटिबल नहीं है, ये जो नाटो प्लस है वो इंडिया के लिए कंपैटिबल नहीं, क्योंकि देखिए नाटो प्लस में क्या होगा कि इंडिया को ऐसे मिलिट्री अलायंस में बांध दिया जाएगा जिससे कि इंडिया की राइवलरी उनके नेबरिंग कंट्री के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इवन रसिया के साथ भी बढ़ जाएगी। प्लस इंडिया की जो ऑटोनॉमी है, इंडिया की जो अपनी डिसीजन लेने की जो पावर है, वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें ये होगा कि जो नाटो का विल होगा, जो नाटो की इच्छा होगी, उसके हिसाब से इंडिया काम करेगा। तो इस वजह से इंडिया उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि नाटो एक्सपेंशन करना चाहता है ट्रांस अटलांटिक वाले एरिया में, इस वजह से वो नाटो प्लस वो लेके आ रहा था। बट ये क्या बोलते हैं कि अभी आपका फ्रांस जो है ये प्रपोज़ किया था क्वाड प्लस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसके बाद ही आपका ऑकस आ गया था, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया था। बट इंडिया और फ्रांस का तो अपना बायलैटरल रिलेशन चलता है। इंडिया और जैसे कि रियूनियन आइलैंड हो गया,
ये आपका पॉलिनेशिया हो गया, ये सब आइलैंड पे इंडिया चाहता है कि जो इंडियन ओशन में है उस सब पे चाहता है इंडिया की फ्रांस से टाइज करके उन सब पे अपना बेस बनाए और इंडियन ओशन को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेनिफिट हैं, जो पॉजिटिव साइड है, उस पर चीज़ें बातें हो रही थी। प्लस जो आपका इंडिया और फ्रांस का जो जो जैसे कि देखिए रिलेशन है वो आगे किस बायलैटरल रिलेशन में कैसे वो चीज़, जैसे कि नेवी का जो एक्सरसाइज होता है, जो पेट्रोलिंग होता है, वो फ्रांस के साथ ही इंडिया करता है। तो उसमें और सिक्योरिटी पर्पज़ में, डिफेंस में, फिर उसके बाद से ट्रेड में, आप स्पेस में, तो ये अलग अलग डायमेंशन में इंडिया कैसे इंगेज रहेगा। जैसे कि अभी आपका ये हॉरिजॉन 2047 इस ये आया की बात हो रही थी कि आगे हम कैसे नेक्स्ट आपका 25 ईयर्स हम इस पे काम करेंगे, कैसे आगे अपने रिलेशन को बढ़ाएंगे, उस पर भी बातचीत हुआ था जो हम लोग 2 दिन पहले बात किए थे इस पर। तो ये आर्टिकल सिंपल है, आप इसको रीड करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला ये है कि जीएम मस्टर्ड पे क्या था। देखिए जीएम मस्टर्ड को बनाया कौन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेनेटिक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जीएम मस्टर्ड बनाई थी। वो क्या था, वो एक हर्बिसाइड टॉलरेंट था। ठीक है, हर्बिसाइड क्या होता है कि जब भी कोई पौधे में कोई कीटनाशक या फिर कोई वीड या कोई जमा होता है तो उसमें हर्बिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसको मारा जा सके, वीड को, अनवांटेड वीड को। ठीक है, तो ये टॉलरेंट हर्बिसाइड वीड। अब इसमें क्या होता है कि अभी ये है जीएम क्रॉप को लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग केस चल रहे हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, जो आपके एनजीओज़ हो गए, फार्मर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं इस जीएम क्रॉप को लेके। इसमें क्या है कि देखिए जीएम क्रॉप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वैरायटी। तो ठीक है, जीएम क्रॉप जो होता है वो कन्वेंशनल वैरायटी से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक ऐसे सेलेक्टेड जीन डाला जाता है जो पर्टिकुलर चीज़ों से रेजिस्टेंट हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा पानी ले रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक जीएम क्रॉप से एक ऐसा जीन उसमें डाला जाएगा जो पानी कम ले, जो आपको ट्रांसपिरेशन वाली जो चीज़ें उसकी होती हैं वो कम करे ट्रांसपिरेशन। तो ऐसी कोई क्रॉप जीन डाल के बनाया जा सकता है। ठीक है, यही होता है कि जीन की एडिटिंग की जाती है उसमें। जीएम मस्टर्ड भी वही है। जीएम मस्टर्ड हैज़ बीन ऑल्टर्ड टू विथस्टैंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट किलर और हर्बिसाइड। देखिए ये हर्बिसाइड का नाम है ग्लोफसिनेट, जो हम डालते हैं तो उससे वो रेजिस्टेंट अपना दिखाएगा। जैसे कि वो जो वीड को मारने के लिए डाला जाता है तो उससे ये क्रॉप नहीं मरेगा, क्रॉप अच्छे से रहेगा, सही रहेगा, बाकी वीड जो होते हैं वो मर जाएंगे। तो वही इसकी बात हो रही है। फिर अगला क्या है कि इस पर डिबेट क्या चल रहा है कि अलग अलग तरह से, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, फार्मर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, हायर जुडिशरी हो गए, ये सब लोग अपना इस पर्टिकुलर चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं इसकी सेफ्टी को लेके, एफिकेसी को लेके कि और इसके जीएम फूड जो होगा ये क्या असर डालेगा पर्टिकुलर हेल्थ पे, इन सब चीज़ों पे बातचीत हो रही है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि देखिए बीटी कॉटन जो हमारा पहला और अभी तक ओनली ऐसा क्रॉप है जीएम क्रॉप जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, बीटी कॉटन का। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि बीटी कॉटन से कुछ खास, किसानों का ये बोलना है कि बीटी कॉटन से कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, और नहीं तो सीड जो होती है, जो उसकी कॉस्ट होती है सीड की, वो महंगी हो गई। तो किसानों को पूरी तरह से जो क्रॉपिंग जो उनका चलता है उसमें बहुत महंगाई आ गई है, उतना उनको बेनिफिट, उतना इनको इल्ड नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो सीड कंपनियां हैं वो अनवांटेड तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा रही हैं, इसमें फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये बोलना है। इसलिए देखिए क्या है कि इन द वेक ऑफ द डिबेट 2 स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली, दो कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है जो इस पर एग्जामिन करी। देखिए द सुप्रीम कोर्ट, तो पार्लियामेंट की 2 कमेटी प्लस सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी भी अपॉइंट किया है कि इसके इंटरेस्ट को देखेगा। उसके बाद से कई सारे लिटिगेशन फाइल हुए थे एनजीओ के द्वारा। ठीक है, तो इसके और इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि जो 2 कमेटी है उसके बारे में बताया गया है कि एक कमेटी आपकी बनी थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2012 में, मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसमें, और एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बनी थी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2017 में, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये दोनों कमेटियाँ हैं जो ये पार्लियामेंट की कमेटियाँ हैं, ये दोनों इस पर, एक रूलिंग पार्टी की कमेटी, एक अपोजिशन पार्टी की कमेटी, दोनों इस चीज़ को एग्जामिन कर रही है। ठीक है, तो क्या है कि इसके रिस्क के बारे में बात हो रही है कि वर्किंग अक्रॉस द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स द 2 कमेटी, दोनों कमेटी हाईलाइट किए इसके मेजर वीकनेसेस के बारे में और रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में कि इस पर्टिकुलर क्रॉप में क्या वीकनेसेस होंगी और इसके रेगुलेटरी सिस्टम में क्या वीकनेसेस चल रही हैं और क्या ज़रूरी है, तो उस पर बातें हो रही थी।
ये कमेटी ने प्रपोज किया था। फिर तो जो कमेटी था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये स्पेसिफिक रेफरेंस दिया GM मस्टर्ड क्रॉप को एंड आस्क द गवर्नमेंट टू कंडक्ट थॉरो इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बायोसेफ्टी इन्वायरमेंटल रिस्क एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो जो 2 कमेटी बनी थी उसमें से एक कमेटी जो थी आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 2017 वाला, उसने GM मस्टर्ड के क्रॉप के बारे में ये बोला कि इसका थॉरो एकदम पूरे अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से असेसमेंट होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म, इस पर क्या बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, क्या असर डालेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, उस पर बातचीत उसने अपना प्रपोज दिया था। उसके बाद से जो TEC मेंबर्स जो थे उस मेंबर्स में से 6 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ने ये बोला कि इसमें जो ग्रेव डेफिशिएंसी इन द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ GM क्रॉप इन द रिपोर्ट दैट इट वाज 2013 में अपनी रिपोर्ट लाया, जिसमें इन्होंने इसके जो नेगेटिव चीज़ें जिसको इसके सेफ्टी को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर ये इन्होंने बात किया था। फिर उन्होंने ये बोला कि जो HT जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है वो अनसूटेबल है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो सूटेबल नहीं है वो, एंड उन्होंने ये वार्न किया कि ये एक सीरियस इन्वायरमेंटल और रूरल लाइवलीहुड प्लस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये चीज़ें क्या होती है ये हैम्पर करेगा। तो इन सब चीज़ों पे बात हुआ था। फिर आपका ये इसमें देखिए बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग चल रहा है। तो एक ऐसा देखिए, मैं तो ये आपको बोलूँगा कि ये जो GM मैं अपनी तरफ से ये प्रपोज कर रहा हूँ कि देखिए GM क्रॉप ये है कि अभी जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट अब से आर्कटिक पिघल रहा है, तो ये अनइवन तरीके से एल नीनो चल रहा है आपका, उसके बाद से इंडियन ओशन डायपोल जो आपका नेगेटिव जा रहा है, तो इस वजह से ऐसे क्रॉप तो चाहिए जो इन्वायरमेंट से रेजिस्टेंट करें, प्लस जो आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड की नीड बढ़ रही है, तो उस वजह से आपको एक ऐसे क्रॉप चाहिए जिसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा हो, कम जगह पे प्रोड्यूस हो और ईल्ड बहुत ज़्यादा हो। तो GM क्रॉप तो कंपैटिबल होगा, बट हाँ उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान के उस क्रॉप का पर्टिकुलर क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा वो सब जान के ही उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो देखिए वही सब है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में जो सिटीजन को ये राइट है कि GM क्रॉप की वो किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन GM क्रॉप का क्या कंसिक्वेंसेस होने वाला है, GM मस्टर्ड का पब्लिक डोमेन में उसको कोई नहीं रखा गया था, उसकी बायोसेफ्टी पे क्या मेजर्स लिए गए इसको RTI के थ्रू बताया नहीं गया था, क्योंकि RTI जब दाखिल की गई थी तो उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। वही है। फिर उसके बाद से कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है, तो ये सब तो नॉर्मल है कि कोर्ट को गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट करके कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और ये ईल्ड को बढ़ाएगा, आगे वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे ये लड़ेगा, ये सब चीज़ें बता बता के गवर्नमेंट जो है कोर्ट को मिसलीड कर रही है, ऐसा ऑथर का मानना है। बस इन सब के बीच एक इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो बायोसेफ्टी को देखे, प्लस इन्वायरमेंट के जो कंसर्न को देखे, प्लस लोगों की ईल्ड बढ़ाए, लोगों के जो पैसे जो ज़्यादा खर्च होते हैं एग्रीकल्चर में उसको कम करे, तो वो कंपैटिबल होगा आई थिंक। ठीक है, इसको आप रीड कर लेंगे। अगला जो है आपका है ये ED वाला। देखिए अथॉरिटीज़ हु मिस कंस्ट्रू अथॉरिटीज़, तो मतलब एक ऐसी अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को उसके काम में दखल दे रही है या फिर उसके इंटरफेयर करी उसके पर्सनल मैटर में। तो इसमें देखिए PMLA जो है वो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग उसमें उसके थ्रू जो ED जो डील करता है, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आता है, वो जो डील करता है PMLA को, तो इसके कुछ पावर जो PMLA के थ्रू मिलते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का चीज़ हो गया। उस मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपको जैसे कि फ्रॉड तरीके से पैसा रखना, अलग अलग तरीके से अलग अलग अकाउंट में पैसा रखना, ऐसे तरीके से करना कि उस पैसे का जो मेन सोर्स है, जो एक्चुअल सोर्स है, वो पता ही ना चले, इस तरह ऐसे ट्रांजैक्शन करना। तो इसमें क्या होता है कि जो इसको पावर मिली है, दिस कंसर्न द बॉस्टर द विन द यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड द डायरेक्टर, जैसे कि संजय कुमार मिश्रा जो थे उनके डेट को एक्सटेंशन किया गया था, उनके 3 टर्म को बढ़ाया गया था। तो इन सब चीज़ों का फिर बात हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन, तो इसको सुप्रीम कोर्ट तो स्टक डाउन कर दिया था। तो ये चीज़ें थी कि अब इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक सेक्शन 3 है, उसके थ्रू क्या होता है PMLA को द एक्ट प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम टू अनइंटेंडेड प्रॉपर्टी कंसिडर, जैसे प्रॉपर्टी वाली चीज़ें, जैसे कि अगर कोई पर्सन अगर ऐसा कोई क्राइम किया तो उसकी प्रॉपर्टी को से मतलब पैसे रिकवर किए जाएंगे, वो चीज़ें हो गया। प्लस सेक्शन 50 में ये PMLA के थ्रू आपको सिविल कोर्ट की जो राइट मिलती है ED को, तो उसमें क्या था कि इसमें
अब ये पुलिस के इक्वल है कि नहीं है। अब देखिए इसमें पुलिस की पावर होती है कि वो चीज़ों को डील करे, लेकिन इसमें जो पीएमएलए के थ्रू ईडी को जो पावर मिला है तो वो ईडी जो है पुलिस वाली चीज़ों को रोल को परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब इसके काम में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा अथॉर का मानना है। जैसे कि जो आपका सम्मन वाली चीज़ें जो ईडी को मिला हुआ है पीएमएलए के थ्रू सेक्शन 50 के थ्रू ईडी को मिला हुआ है कि वो सम्मनिंग कर सकती है पर्सन को, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कि सेक्शन 50 के थ्रू जो पीएमएलए को पावर मिला वो इंक्वायरी का मिला है, इन्वेस्टिगेशन का नहीं। इन्वेस्टिगेशन का जो पावर होता है वो पुलिस के पास होता है, तो ये जो प्लस ईडी के पास जो एफआईआर की जो पावर होती है वो पुलिस के पास होती है। ईडी के पास जो पावर होती है वो आपका होता है, ये आपका जो है ये एक जैसे ईडी जो अथॉरिटी होती है, एफआईआर जो पुलिस करती है उसको एक कॉपी अक्यूज़ को देना होता है, लेकिन जो ईडी जो होता है वो इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है जिसको ईआईआर बोलते हैं वो फाइल करता है, जिसमें उसमें उसको रिपोर्ट नहीं देना होता है। तो ये भी आपका क्लासेस दिखा रहा है। प्लस राज्यसभा में जब ये बिल इंट्रोड्यूस होता तो बहुत सारे डिबेट हो रहे थे इसको लेके, इसके पावर को लेके। फिर यहाँ बात किया जा रहा है कि सेक्शन 19 पीएमएलए विच परमिट सुपीरियर ईडी अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन होम दे हैव रीजन टू बिलीव, मतलब अगर सेक्शन 19 में पीएमएलए के थ्रू ईडी को ये पावर मिलता है कि अगर किसी पर्सन को अगर ये एक्यूज़ मानते हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, तो अभी उसको संदेह हो रहा है तो भी ये पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से पुलिसिंग पावर के बीच में इंटरफेरेंस है। फिर अगला ये है कि जो जो आपकी सीआईडी की जो आपकी सीबीआई की जो पावर है उसमें क्या होता है कि इनकी पावर को और बढ़ा के उसकी पावर को कम किया जा रहा है। फिर आपका अलग से यहाँ पे दिया है कि एक प्रोविजंस कि ईडी को हमको सीबीआई की पावर में इंटरफेरेंस होता है, प्लस आपका जो अलग अलग अथॉरिटीज़ को अपोजिशन पार्टी को ईडी के थ्रू ये अरेस्ट करवाया जा रहा है, अलग अलग फॉल्स मिसलीडिंग वाली चीज़ें, डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें प्रोविजंस डाल के। तो ऐसा आप ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पूरी तरह से ऑथर ईडी की पावर को। तो इसमें कुछ खास कंक्लूजन है नहीं, बस ईडी के कुछ सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जो ऑथर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो कुछ रेलेवेंसी तो इस आर्टिकल की वैसे है नहीं, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला जो ये आर्टिकल है आपका सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, इसमें देखिए डीएमके पार्टी की और जो एआईडीएमके का जो अभी चल रहा है ईडी का, जो इसमें भी ईडी का ही जो चीज़ें चल रही थी, जो सीबीआई जो प्रोब किया हुआ था उसके वो आपका ये न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये अगला जो आपका कॉमनवेल्थ गेम को लेके है, तो कॉमनवेल्थ गेम को जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो विड्रॉ किया था कि 2026 में कॉमनवेल्थ नहीं करेगा, उसी को लेके ये है कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, कहाँ कॉमनवेल्थ ऐसे किया जाएगा, कैसे प्लानिंग किया जाएगा, उसके बारे में तो कुछ खास आर्टिकल ये भी है नहीं। तो जो मेन आर्टिकल थे मैंने उसके बारे में आपको बताया। अब आप इसको रीड करिएगा खुद से, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको रीड करिएगा, मोटो यही है कि आप पहले इसको रीड करके खुद समझिए। 2x करके वीडियो देख सकते हैं, बट आप रीड तो खुद करना पड़ेगा।